20 अक्टूबर 1962 सुबह के लगभग 5 बजे हिमालय की बर्फीली चोटियों पर फैली खामोशी अचानक टूटने वाली थी। लद्दाख से लेकर नेफा की पहाड़ियों तक भारतीय चौकियों पर तैनात सैनिकों को अब भी ये विश्वास था कि सीमा पर तनाव केवल राजनीतिक दबाव का हिस्सा है। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू की सरकार हिंदी चीनी भाई भाई के सपने को टूटने नहीं देना चाहती थी, लेकिन हजारों फीट ऊंचाई पर बर्फ और धुंध के पीछे छिपी चीनी सेना कई महीनों से उस हमले की तैयारी कर रही थी, जो कुछ ही घंटों में भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक सैन्य अध्याय बनने वाला था। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले कुछ सप्ताह पूरे देश के आत्मविश्वास को तोड़ देंगे और भारत की राजनीति, सेना और विदेश नीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। साल 1950 के बाद से चीन धीरे धीरे तिब्बत पर अपना नियंत्रण मजबूत कर चुका था। भारत ने खुलकर विरोध नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू को विश्वास था कि एशिया के दो बड़े देश कभी युद्ध की राह नहीं चुनेंगे, लेकिन दूसरी तरफ माओ त्से तुंग एशिया में चीन की शक्ति स्थापित करना चाहता था। इसी बीच अक्साई चीन के वीरान पहाड़ों में चीन ने एक गुप्त सड़क बना डाली, जो शिनजियांग को तिब्बत से जोड़ती थी। भारत को इसकी जानकारी तब मिली जब सड़क लगभग पूरी बन चुकी थी। ये केवल एक सड़क नहीं थी, ये आने वाले युद्ध की पहली चेतावनी थी। लेकिन दिल्ली के सत्ता गलियारों में खतरे को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया जितना लेना चाहिए था। भारतीय सेना के पास आधुनिक हथियारों की कमी थी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं थे और सैनिकों को सही युद्ध प्रशिक्षण भी नहीं मिला था। फिर भी राजनीतिक दबाव में फॉरवर्ड पॉलिसी लागू की गई, जिसके तहत सीमा के बेहद करीब छोटी छोटी चौकियां बनाई जाने लगी। यही निर्णय आगे चलकर भारतीय सैनिकों को सीधे मौत के सामने खड़ा करने वाला था। अक्टूबर 1962 में चीन ने अचानक कई मोर्चों पर हमला शुरू कर दिया। बर्फीली पहाड़ियों में तैनात भारतीय सैनिक संख्या में बहुत कम थे। कई चौकियों का संपर्क टूट चुका था। तापमान 0 से कई डिग्री नीचे जा चुका था। सैनिकों के पास पर्याप्त गोला बारूद तक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद रेजांगला, वालोंग और तवांग जैसे इलाकों में भारतीय जवान आखिरी सांस तक लड़ते रहे। मेजर शैतान सिंह और उनकी टुकड़ी ने जिस साहस से चीनी सेना का सामना किया, वो भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे वीर घटनाओं में गिनी जाती है। कई सैनिकों के शव महीनों बाद बर्फ में जमे हुए मिले, हाथ अब भी बंदूक पर जमे थे। ये केवल युद्ध नहीं था, ये उन जवानों की कहानी थी जिन्हें अधूरी तैयारी और राजनीतिक भ्रम के बीच मौत के मैदान में भेज दिया गया था। दिल्ली में हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। संसद से लेकर अखबारों तक हर जगह घबराहट फैल चुकी थी। रक्षा मंत्री B.K. कृष्ण मेनन पर सवाल उठने लगे। जनरल B.M. कॉल के फैसलों की आलोचना होने लगी। नेहरू पर पहली बार देश के भीतर इतना बड़ा दबाव दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ चीन लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। भारतीय सेना पीछे हटने पर मजबूर हो रही थी। तेजपुर तक खाली कराया जाने लगा। सरकारी दस्तावेज जलाए जा रहे थे, क्योंकि डर था कि कहीं चीनी सेना असम तक न पहुंच जाए। पूरे देश में भय का माहौल था। रेडियो पर आने वाली हर खबर लोगों की धड़कनें बढ़ा रही थी। भारत, जिसने आजादी के बाद खुद को एक शांति प्रिय राष्ट्र के रूप में देखा था, अचानक कठोर वास्तविकता के सामने खड़ा था। फिर 21 नवंबर 1962 को चीन ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा कर दी। जितनी तेजी से हमला शुरू हुआ था, उतनी ही तेजी से चीन पीछे हटने लगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हजारों भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे, सैकड़ों लापता थे और देश का आत्मविश्वास टूट चुका था। इस युद्ध ने भारत को यह सिखाया कि केवल आदर्शवाद से सीमाओं की रक्षा नहीं होती। इसके बाद भारतीय सेना को आधुनिक बनाने की शुरुआत हुई, खुफिया तंत्र को मजबूत किया गया और देश की विदेश नीति में बड़ा बदलाव आया। लेकिन आज भी 1962 का युद्ध केवल हार की कहानी नहीं माना जाता। ये उन सैनिकों की कहानी है जिन्होंने असंभव परिस्थितियों में भी आखिरी सांस तक लड़ना नहीं छोड़ा। हिमालय की बर्फ में दबी उनकी कुर्बानी आज भी भारत की सबसे दर्दनाक और सबसे वीर यादों में जीवित है।